हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जबरदस्त स्टडी क्लासेस में। और मैं केशव सिंह जो आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लास में हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया था उसी के आगे से फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए और उसी के आगे से फिर आगे की क्लास शुरू करते हैं। आज बच्चों पिछली क्लास में हमने बात की थी संख्याओं के बारे में, जिसमें हमने आपको सारी जो भी संख्याएं जिससे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं वो हमने कंप्लीट बताया था आपको, उसके बारे में बात भी की थी। ठीक है, उसी के आगे एक हम आज एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। परफेक्ट नंबर, इसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो परफेक्ट नंबर मतलब हम किसी संख्या को उसके हम सारे गुणनखंड लिख लें। गुणनखंड का मतलब बच्चों क्या हुआ, मतलब उसके सारे हम अपवर्तक लिख लें। अपवर्तक का मतलब यह है कि उस संख्या को मतलब हम किस संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो उस संख्या के जितने भी गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों का योग उस संख्या के, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने 6 लिया, 6 ही क्यों लिया, क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर है। और इस परफेक्ट नंबर को हमें अगर प्रूफ करना है, चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम पहले अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक का मतलब हुआ ये जो हमने लिखा है, ये संख्या जो लिखी है ये किससे किससे कटती है, 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है और 6 से कटती है। इतने नंबर्स जो ये लिखे हमने बोर्ड पे, इनसे ये कट सकती है। अब अगर हम इनमें से भाई कोई भी नंबर लिखा गया है वो अपने आप से तो कटेगा ही, इसको हम छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं इनका योग अगर कर दें और यही संख्या जिसके ये फैक्टर लिखे थे वही मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, ये एक परफेक्ट नंबर है। क्या कह सकते हैं बच्चों, ये एक परफेक्ट नंबर है। ये पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है नहीं, वो होल नंबर थे। जब हमने पीछे बात की थी वो होल नंबर्स थे। अब यहां पे हम एक परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तभी हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। एकदम अपने आप में परफेक्ट का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी संख्या के फैक्टर करें और उस संख्या के फैक्टर में से उस संख्या को हटा के बाकी जो फैक्टर हैं उनका योगफल अगर उसी संख्या के बराबर है तब तो वो एक परफेक्ट नंबर है। तो जैसे हमने 6 का ही एग्जांपल लिया था और 6 के हमने जो फैक्टर थे वो लिखे कि 6 किससे किससे कट सकता है। देखो 6 के फैक्टर कहें, 6 के अपवर्तक कहें, 6 के गुणनखंड कहें, ये एक ही बात है। मतलब 6 जो है हमने लिखा है ये किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, इसके अलावा तो किसी से कट नहीं सकता है। तो हम यहां पे भाई 6 से तो कटेगा ही, कोई संख्या वो अपने आप से तो कटेगी, इसको इग्नोर करो। इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए अपवर्तक हैं उनका योगफल उसी संख्या के बराबर अगर है तो फिर वो एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 के बाद बात करते हैं 28 की, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। इसको बच्चों चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 28 के हम फैक्टर लिखें। अभी आगे हम बात करेंगे फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे पूरा। फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन इनसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने 28 की बात की, अब 28 के फैक्टर क्या क्या है वो लिख लेते हैं। 1, 2, 3 से कटता नहीं है, 4 के बाद 7 के बाद 14 और 28। इसके अलावा ये 28 किसी से भी नहीं डिवाइड होता है। तो अगर हम इसमें 28 को हटा दें, क्या करें, 28 को हटा के बाकी के जो नंबर बचे हुए हैं इनका योग करें। इनका योग करो, सॉरी यहां तक ये नंबर जो बचे हुए थे इनका अगर हम योग करें 1, 2, 4, 7 और 14,
अगर करेंगे तो 2 1 3 4 7 7 14 और 14 28, यानी इनका योगफल करने पे खुद वही नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या एक परफेक्ट नंबर है। मतलब अगर ये पूछ दिया जाए तो हम कैसे समझेंगे? कोई भी अगर परफेक्ट नंबर चेक करना है उसके लिए हम सबसे पहले उस संख्या के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद जो भी उसके फैक्टर मिले हुए हैं उनमें से उस संख्या को छोड़ के बाकी के सारे फैक्टर जोड़ने पर अगर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि वह संख्या एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे बात करते हैं। जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर था, 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, ऐसे आगे और भी संख्याएं मिलेंगी तो वो हम संख्या के फैक्टर करके जोड़ने के बाद ही पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक परफेक्ट नंबर की आज हमने बात की। इसी से रिलेटेड टॉपिक अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े? ठीक है, देखते हैं आगे। अब बात करते हैं फैक्टर की। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको इसमें जो परफेक्ट नंबर बताया, इसमें अगर हम फैक्टर जो बोले थे गुणनखंड, यही एक टॉपिक बनता है। आज इसी टॉपिक को ही हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के बारे में आज बात करते हैं कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, या अपवर्तक। ये होते क्या है? अपवर्तक का मतलब है कि मतलब कोई संख्या, कोई भी संख्या, वो संख्या किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, वो जितने भी नंबर हैं वही उस संख्या के अपवर्तक हैं या गुणनखंड है या फैक्टर है। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, हम अभी 6 की बात करते हैं, इसके पहले हमने 6 को ही पढ़ रखा है, इसी को ही लेते हैं। तो 6 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। यानी 6 जो 6 था, इस 6 के कितने अपवर्तक हैं? 1 2 3 और 6, यानी टोटल मिला के 4 है। ऐसे ही हम और भी संख्याएं लिखेंगे और उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर कभी मान लो गलती से हम कोई संख्या के अपवर्तक लिख रहे हैं और गलती से कोई एक नंबर मिस हो गया, तो कहीं पे माना कि जहां पे कोई एक संख्या थी जिसके अपवर्तकों की संख्या अगर 10 आनी चाहिए थी और गलती से आपसे एक संख्या छूट गई, तो उसकी जगह आप 9 आंसर देंगे, या गलती से कोई एक्स्ट्रा लिख गए तो उसकी जगह आप 11 आंसर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसके अलावा और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसमें हम बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही आंसर निकाल सकें कि कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जिससे ये कट सकता है। जैसे हमने 6 के अपवर्तकों की संख्या लिखी तो कुल मिला के कितने अपवर्तक निकले? 4 निकले। यही अगर संख्या काउंटिंग निकालने के लिए, यही काउंट करने के लिए हम कोई दूसरा तरीका अगर सोचें तो और क्या हो सकता है भाई? अगर हमने यहीं पे लिख दिया होता 48, अब इसके अपवर्तकों की संख्या बताओ, तो अब इसके हम काउंट करना है कि किससे किससे कट सकता है, किससे किससे नहीं कट सकता है। जैसे 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12, फिर ऐसे ही आगे 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 48, और गलती से कभी मान लो कोई एक मिस हो गया, यही पे हो सकता है कोई संख्या ऐसी छूट जाए तो ना समझ में आए। जैसे अब इसकी काउंटिंग कर लें तो 3 3 6 3 9 1 10, टोटल मिला के कितने हुए? 10। यानी कि जो 48 के गुणनखंडों की संख्या है या अपवर्तकों की संख्या है वो कुल मिला के 10 है। ये तो हम एक एक पूरा लिख के कर रहे हैं, लेकिन बिना लिखे, ऐसे एक एक ना लिखना पड़े, कोई दूसरा अगर हमें नियम पता चल जाए जो बड़े आसानी से हम कर लें, वो क्या हो सकता है? क्योंकि अभी हमने ये सिर्फ लिखा है कुल अपवर्तकों की संख्या निकालना है, इसी में हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें कि बताएं उस संख्या में से जो कुल अपवर्तक निकाले गए थे उनमें से कितनी सम संख्याएं थी, कितनी विषम संख्याएं थी, तब तो फिर और टफ हो जाएगा भाई। अब हम इसमें जैसे देखें कि 6 के सम अपवर्तकों की संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 2 और 6, यही 2 हैं।
अगर हम इसी जगह कह दें 6 के विषम अपवर्तकों की संख्या तो 1 और 3 है ना बच्चों। लेकिन अगर इसके अलावा तो हमने यहां से देखा कि 2 अपवर्तक सम है और 2 विषम है। अब जैसे नीचे वाले में देखें तो नीचे वाले में सम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 में से 8 सम अपवर्तक हैं और बाकी के 2 विषम अपवर्तक हैं, कुल मिला के 10 है। समझे बच्चों। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा तरीका ऐसा सोचें जिससे दूसरा तरीका हमें पता चल जाए, जिससे हम इस तरीके से ना लिख के हमें वो टोटल अगर नंबर कितने हो सकते हैं, उसके अपवर्तकों की संख्या कितनी हो सकती है वो भी पता चल जाए, सम अपवर्तकों की संख्या कितनी हो सकती है वो भी पता चल जाए, विषम अपवर्तकों की संख्या कितनी हो सकती है वो भी पता चल जाए, तो ऐसा और क्या तरीका हो सकता है कि जिससे हम ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमने पूरा तुम्हें लिख के बताया कि ऐसे ऐसे अगर हम लिख के करें तो, लेकिन यहीं पे अगर मान लो हम थोड़ी देर के लिए बड़ी संख्या लिख दें, 340 लिख दिए। अब 340 की लिख लिए हमने गुणनखंडों की संख्या किससे किससे कटता है, और गलती से बाय द वे गलती से अगर मिस हो गई कोई संख्या तो फिर सवाल गड़बड़ हो गया पूरा। सवाल में पूरी जहां आना चाहिए 10 वहां आएगा 9, या जहां पे जो भी आना चाहिए कम या ज्यादा हो गया तो पूरा सवाल गलत हो। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड इसका समझते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे हम इन्हीं को ही 6 और 48 के हमने यहां से देख लो कितने कितने निकाले, 4 और 10। इसी में सम और विषम निकालें, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे अगर अभी हम दूसरा तरीका अपना के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बना सकते हैं, यही आंसर निकलेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। जैसे 6 है और हमने क्या लिखा था 48। 6 के कुल अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 6 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इस तरह से करना, जैसे 6 2 से 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, अब इसके बाद नहीं कटेगा। यानी जो 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए वो 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों, दोनों को साथ साथ हल करते हैं। जैसे 48 के करें अभाज्य गुणनखंड, इसके भी 2 से कटेगा 24, फिर 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे क्या करेंगे, जैसे यहां पे घात में कितना कितना है, 1 1 है, बस इसी से ही आगे क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व होगा। जो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं इन्हीं से ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे क्या बना सकते हैं, जैसे कुल अपवर्तकों की संख्या निकालनी हो। क्या निकालनी हो बच्चों, कुल अपवर्तक कितने होंगे या कुल गुणनखंड कितने होंगे। ये निकालने के लिए आपने ये जो अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं इनकी घात जो लगी हुई है उनमें अपनी तरफ से एक एक जोड़ देंगे और गुणा करा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कुल अपवर्तक कितने हैं। जैसे इसी को करके देखते हैं, इसकी घात कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ो 2, फिर दूसरे की घात कितनी है, इसमें भी 1 जोड़ो 2, तो कुल मिला के गुणा करने पे कितना प्राप्त हुआ 4। यानी कि 6 के कुल मिलाकर 4 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, 6 के कुल मिलाकर कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। और अभी हमने पीछे देखा भी था, जब हमने एक एक करके लिखा था तब उसमें देखा भी था कि 6 के कुल मिलाकर कितने गुणनखंड थे, 4 थे। अब जैसे इसी के आगे हम बात करते हैं इस सवाल की, तो सेम प्रोसेस इसमें भी कुल अपवर्तकों की संख्या अगर निकालनी है, कुल अपवर्तकों की संख्या अगर निकालनी है तो 2 की घात कितना लगा 4, 4 में 1 जोड़ो 5, इस 1 में 1 जोड़ो 2, 5 दूनी 10, और यही हमने पीछे भी निकाला था। यानी कि ये जो यहां पे 48 के कुल अपवर्तकों की संख्या है वो कितनी है, वो 10 है, और यही हमने निकाला भी था बच्चों। ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है कि अगर अब आपसे किसी भी संख्या के कुल अपवर्तकों की संख्या पूछेगा तो बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। आपको एक एक करके नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी कि किससे कट सकता है किससे नहीं कट सकता है। ठीक है ना बच्चों,
देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। इसी में अभी हम सम विषम वाले भी समझाएंगे आपको बच्चों। पहले इसके कुल अपवर्तकों की संख्या के एक आध एग्जांपल और देखते। ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे हम एक कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर, 3 अंक का लेते हैं, 120। अब हमें 120 के कुल अपवर्तकों की संख्या अगर निकालनी हो, यानी 120 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो उनके टोटल, मतलब टोटल कितना है वो निकालना हो। जैसे हमें 120, तो हम वही सेम प्रोसेस इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इस तरह से तो सब लोग कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये करने के बाद फिर वही प्रोसेस, 2 की घात कितनी, 3, 3 की घात कितनी, 1, और 5 की घात कितनी, 5 की घात भी 1। इतना करने के बाद फिर क्या बताया बच्चों, वही जो हमने पीछे पढ़ा कि कुल अपवर्तकों की संख्या अगर निकालनी है, कि कुल अपवर्तक कितने होंगे, इनकी संख्या अगर हमें निकालनी है तो सबकी घातों में अपनी तरफ से एक एक ऐड कर देंगे और उसके बाद सबका गुणा करा देंगे, कुल अपवर्तकों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो अगर हम इसमें एक जोड़ें तो 3 में एक जोड़ेंगे 4, 1 में एक जोड़ेंगे 2, फिर 1 में एक जोड़ेंगे, तो यहां से हमें कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि कुल अपवर्तकों की संख्या जो 120 के कुल अपवर्तकों की संख्या होगी वो कुल मिला के 16 होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ लीजिए, जैसा हमने पीछे नियम बताया वही आगे कितनी भी बड़ी संख्या दे, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अभी आगे आपको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे कि इन्हीं में से, इस 16 अपवर्तकों में से कितने सम हैं या कितने विषम हैं। ये भी अभी आगे हम बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके आगे आप एक आध एग्जांपल आप लोग अपने मन से लिख के कर सकते हैं या हम ही संख्याएं लिख के दे रहे हैं। 480, 520, ये 2 संख्याएं आप लोगों के लिए, आप लोग इनके कुल अपवर्तकों की संख्या एक एक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में ही हम आगे बात करते हैं कि सम अपवर्तक कितने होंगे या विषम अपवर्तक कितने होंगे, वो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पीछे आपको जो लिखे हुए थे एक एक करके, 6 के और 48 के लिखे थे, उन्हीं में ही हम बात करते हैं। उनमें हमने बताया भी था कि 6 में 2 2 थे सम विषम, और 48 में 8 सम थे 2 विषम थे। लेकिन यही काउंटिंग अगर हम इस नियम से निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे, वही पीछे वाले में ये जो हमने अभी पढ़ा था, इसी में ही अगर हम जैसे इस 4 अपवर्तक में से कितने सम है कितने विषम है वो आपको यहीं से निकलेंगे। सम अपवर्तक की संख्या अगर निकालनी हो कि सम अपवर्तक कितने होंगे, सम अपवर्तक की संख्या निकालने के लिए ये जो लिख रखा है आपने, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो घातें लिख रखी हैं, जब भी आपको सम अपवर्तक निकालने होंगे तो एक बात ध्यान रखना, सम अपवर्तक तभी होंगे जब शुरुआत में 2 की घात लिखी होगी। अगर शुरुआत में 2 की घात नहीं है तो उस संख्या के एक भी सम अपवर्तक नहीं हो सकते, यानी कि जितने कुल अपवर्तक हैं, जितने कुल गुणनखंड हैं, वो सारे के सारे विषम। ठीक है ना बच्चों, जब 2 की घात बनेगी ही नहीं तो सम अपवर्तक हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि जितने कुल हैं वो सब के सब विषम हैं। तो कुल और विषम दोनों की संख्या बराबर है, क्योंकि जब सम अपवर्तक नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे इस संख्या में ऐसा नहीं है, यहां पे 2 की घात है। जब 2 की घात शुरुआत ही ना हो तो फिर सम अपवर्तक की कोई संख्या ही नहीं हो सकती है। तो इसमें तो फिलहाल 2 की घात है, तो जितनी 2 की घात है वो उतना ही लिख दो, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। जैसे अभी हमने कुल अपवर्तक में सबकी घातों में एक एक जोड़ा था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो भी 2 की घात लिखी हुई है उसमें आप कुछ भी नहीं जोड़ो, सीधे सीधे वही लिख दो। घात 1 थी तो 1 लिख दी। इसके बाद आगे की
जितनी घातें थी उनमें सेम वही प्रोसेस जो हमने कुल अपवर्तकों में पढ़ा था। आगे की जितनी भी घातें थी उसमें सेम वही प्रोसेस कि सबकी घातों में एक एक जोड़ देंगे, तो अगर इस एक में एक जोड़ेंगे तो कितना लिखाएंगे, 2 लिखा जाएगा। तो सम अपवर्तकों की संख्या इन दोनों का गुणा करने पे प्राप्त हो गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर हो गई तो आप यहां से अब विषम अपवर्तक अगर हम ना भी बताएं तो निकल आएगा, क्योंकि आपको कुल अपवर्तकों की संख्या पता है, उसमें से सम अपवर्तकों की संख्या पता है, तो बचे क्या, कुल अपवर्तक में से सम वाले घटा दो, तो बाकी के जो भी बचे वो सबके सब विषम अपवर्तक। तो अगर पर्टिकुलर हम नियम की बात करें, सिर्फ हमसे विषम अपवर्तक ही पूछे तो हम ये तो करेंगे नहीं कि पहले कुल निकालें फिर सम निकालें तब जाके विषम निकालें। उसके लिए हम डायरेक्ट विषम निकालने का तरीका समझ लें तो डायरेक्ट विषम निकालेंगे। ये तो हमने बता ही दिया कि कुल अपवर्तकों की संख्या में से सम अपवर्तकों की संख्या को घटा दो तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितने विषम अपवर्तक है। लेकिन डायरेक्ट अगर हमें कुल मिला के विषम निकालने हो, विषम अपवर्तक ठीक है बच्चों, तो विषम अपवर्तक कैसे निकालेंगे, 2 की घात कुछ भी लिखी रहे कोई लेना देना नहीं, अपनी तरफ से 1 लिख दो। शुरुआत में 2 की घात 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, कोई लेना देना नहीं, उस जगह 1 ही लिखना है। ठीक है ना बच्चों, हमने पीछे बताया था सम वाले में तो घात जितनी है वो लिखेंगे, लेकिन विषम वाले में घात से कोई मतलब ही नहीं, अपनी तरफ से 1 लिख दिया। इसके बाद आगे की प्रोसेस जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे वही इसमें भी है। क्या प्रोसेस पढ़ी थी हमने कि सब की घातों में 1 1 जोड़ देते हैं फिर गुणा करा देते हैं। तो बस फिर आगे क्या है, 3 की घात है वो भी 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और गुणा करने पे 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये विषम अपवर्तक मिल गए। ठीक है ना बच्चों, यानी कि विषम अपवर्तकों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। सम अपवर्तकों की संख्या भी कितनी आ गई, और यही हमने अभी देखो पीछे निकाला भी था, आप लोग देख सकते हैं 2 सम थे और 2 विषम थे। समझे ना बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इसी के आगे एक दूसरा नंबर जो हमने लिख रखा था 48, उसमें हमने कुल अपवर्तकों की संख्या आपको निकाल के बता दिया था। कुल अपवर्तकों की संख्या कैसे निकलेगी वो हमने तुम्हें समझा दिया। लेकिन अब इसमें भी यही वाला कि सम अपवर्तक कितने होंगे या विषम अपवर्तक कितने होंगे कैसे निकालेंगे। तो सम अपवर्तकों की संख्या अगर निकालनी हो तो क्या नियम भाई, हमने यहां पे भी पीछे पढ़ा था बच्चों, नियम ये पढ़ा था कि सम अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए ये जो अभाज्य गुणनखंड करके लिख रखा है उसमें जो 2 की घात लिखी है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, वो वैसे ही लिख देना है। तो 2 की घात 4 था, 4 लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद आगे की प्रोसेस में वही नियम चलेगा जो कुल अपवर्तकों वाले में लिखा था। आगे की प्रोसेस में क्या है कि सबकी घातों में 1 1 जोड़ना है जितनी भी घातें हैं और सबका गुणा कर देना है। तो आगे की 1 ही घात बच रही है, वो 3 की घात है 1, तो इस 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा, तो दोनों का गुणा करने से 8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस 48 के सम अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 8 है। समझे बात, नहीं समझ आई? क्या बोला हमने, सम अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए जो 2 की घात लिख रखी है वो घात वैसी ही लिख दो। उसके बाद अगर फिर जो आगे घाते हैं अपनी तरफ से 1 1 जोड़ के गुणा करा दो। अगर 2 की घात है ही नहीं तो सम अपवर्तक ही नहीं है, सबके सब विषम है। ठीक है ना बच्चों, अब इसी में ही बात करें विषम अपवर्तकों की। विषम अपवर्तक ये कैसे निकालेंगे, विषम अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए क्या पीछे नियम पढ़ा था हमने कि जो भी 2 की घात है उसमें अपनी तरफ से 1 लिख देंगे। आगे क्या है कोई मतलब नहीं, घात से 1 लिख दिया। फिर आगे वाले में तो सेम प्रोसेस चलेगी जैसे हम ऊपर पढ़ते आए थे, 2 की घात से है बस हमें क्लियर करना है। सम वाले में 2 की घात जैसी है वैसी लिख देंगे, विषम वाले में अपनी तरफ से 1 लिख देंगे, 2 की घात से लेना देना ही नहीं। ठीक है बच्चों,
अब इसके आगे अगर हम बात करें, आगे की घात क्या है, 1 है तो अपनी तरफ से 1 जोड़ देना है और गुणा करा देना है। तो विषम अपवर्तकों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। सम अपवर्तकों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी थी, 10 थी। 8 और 2 मिला के 10 ही तो होते हैं। यही हमने पीछे भी निकाला था, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो लिख रखा, कुल अपवर्तकों की संख्या 10, जब हमने पूरे एक एक करके लिख रखे, जिसमें से सम 8 थे और विषम 2 थे। लेकिन ये हमने एक एक जब लिखे थे तब समझ पाए थे, लेकिन हमने वहां पे क्या सीखा, यहां पे हमने ये सीखा है कि इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करके और बड़े आसानी से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके हम कुल अपवर्तकों की संख्या, सम अपवर्तकों की संख्या और विषम अपवर्तकों की संख्या बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। समझ गए ना बच्चों, यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे, देखो आगे इसके देखते हैं। अब जैसे हम कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें सम अपवर्तक ही ना हो या जिसमें विषम अपवर्तक ही ना हो। विषम कब नहीं होंगे, जब 2 की घात के अलावा कोई बनेगा ही नहीं, यानी 2 की घात अकेले बनेगी। और सम कब नहीं होंगे, जब 2 की घात नहीं बनेगी, बाकी की घातें बनेगी। जैसे 45 को लिखते हैं हम, 45 के पहले हम पूरे एक एक करके लिख लें, 1 3 5 9 15 और 45, यही होंगे ना बच्चों, कुल मिला के 6। लेकिन ये तो पूरा बेसिक है। अगर हम इसके अलावा 45 को हम अपने तरह से करना चाहें, पहले इसके फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा, फिर कटेगा, 2 से कटना ही नहीं है, शुरुआत 2 से होगी ही नहीं क्योंकि यहां पे 2 का भाग ही नहीं जाएगा। तो उसके बाद की अभाज्य संख्या 3 है तो 3 से भाग दिया, 3 से चला गया, फिर 3 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1। यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिली वो 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ये मिली बच्चों। अब इसके आगे का आपको पता ही है कि अगर इसमें कोई भी आगे 2 की घात नहीं लिखी हुई है, तो अगर इसमें आपसे कह दे कि सम अपवर्तक कितने होंगे तो आप कहेंगे कितने, 0 होंगे, एक भी सम अपवर्तक नहीं होंगे। समझ गए ना बच्चों, मतलब इस वाली संख्या में आप यहां से भी देखें तो जितने अपवर्तक हैं वो सब विषम संख्या हैं, कोई भी सम संख्या नहीं है, तो यहां से भी 0 ही निकलेंगे, क्योंकि जब 2 की घात बनेगी ही नहीं तो सम अपवर्तकों की संख्या भी नहीं हो सकती है। ठीक है ना बच्चों, इतना क्लियर है? अब अगर हम मान लो कुल अपवर्तकों की बात करें तो कुल अपवर्तकों के लिए क्या हमने पढ़ा है, कुल अपवर्तकों की संख्या निकालना हो तो उसके लिए सबकी घातों में एक एक जोड़ दो, तो इस घात में एक जोड़ेंगे 3, इस घात में एक जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6, तो यहां से भी कितना है, टोटल 6 ही तो है। तो कुल अपवर्तकों की संख्या तो निकल आई 6, और जब 2 की घात शुरू में है ही नहीं तो सम अपवर्तक हो ही नहीं सकते हैं, यानी कुल अपवर्तकों की संख्या 6, तो विषम अपवर्तकों की संख्या भी 6 ही है, क्योंकि जब सम अपवर्तक है ही नहीं तो सारे के सारे विषम अपवर्तक हैं। यानी अगर यहां से हमसे पूछ दिया जाता कि विषम अपवर्तकों की संख्या क्या होगी तो भी 6 ही होती, क्योंकि जब सम है ही नहीं तो सब के सब टोटल विषम अपवर्तक है। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात क्लियर है, अच्छे से समझ सकते हैं? यहां से आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 480 की बात करते हैं, इसमें अगर हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी कुल अपवर्तकों की संख्या, सम अपवर्तकों की संख्या और विषम अपवर्तकों की संख्या,
कुछ भी पूछ दे बड़े आसानी से बता सकते हैं। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हमें कुल अपवर्तकों की संख्या निकालनी हो तो कुल अपवर्तकों की संख्या कैसे निकलेगी? सब की घातों में अपनी तरफ से एक एक ऐड कर देना है। तो इस 5 में एक ऐड करेंगे, 5 में एक ऐड करेंगे तो 6, इस एक में ऐड करेंगे 2, यहां से 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कुल अपवर्तकों की संख्या आ गई 24। ठीक है ना बच्चों। वैसे हम लिखना चाहते तो लिखने पे गड़बड़ भी हो सकता था, इस वजह से आप इस तरह से करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना बच्चों। अब अगर इसी में हम बात करें समअपवर्तक कितने होंगे, तो उनकी संख्या निकालने के लिए क्या बताया हमने कि सबसे पहले जो 2 की घात लिखी है वो वैसे ही नोट कर दो, कुछ नहीं करना उसमें। आगे की प्रोसेस सेम वही जैसे हमने अभी बताया, इस घात में एक ऐड कर देंगे, इसमें भी एक ऐड कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी, यानी कि समअपवर्तकों की संख्या 480 में कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है। अब अगर तुमने इतना कर लिया तो विषम तो तुम्हारे निकल ही आए, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेना है भाई। 24 तुम्हारे कुल अपवर्तक थे, 24 कुल गुणनखंड थे, उसमें से 20 सम निकाल दिए, तो बचे कितने? 4 बचे, वो 4 विषम अपवर्तक है। ठीक है ना। तो अगर हमें विषम अपवर्तकों की संख्या डायरेक्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने बताया था जो भी 2 की घात लिख रखी है उसमें अपनी तरफ से 1 लिख दो। आगे की प्रोसेस वही रहेगी जो पीछे पड़े हैं, एक घात लगी तो उसमें 1 जोड़ो, फिर आगे एक घात लगी उसमें भी 1 जोड़ो, इन सब का गुणा करा दो, कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। और ये आपका दोनों जोड़ने पर कुल अपवर्तक देखो उतने ही प्राप्त। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो भी चेक करो। ठीक है ना बच्चों। यहां तक बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इसी के आगे अभी अगर हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाएं तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कुल अपवर्तकों का योग कितना होगा, समअपवर्तकों का योग कितना होगा, विषम अपवर्तकों का योग कितना होगा। यह भी हम आपको बात बताएंगे, यह भी अच्छे से क्लियर कराएंगे, बिल्कुल एकदम आसानी से। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते रहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की क्लास में कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।